वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जंतु विज्ञान की शाखाएं और उनके जो मुख्य उद्देश्य हैं वो क्या क्या हैं, और इस शाखाओं में कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में आते हैं। तो शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। तो पहला जो हम ब्रांच देखेंगे वो है पारिस्थितिकी या इकोलॉजी। इंग्लिश में देखते हैं इसको इकोलॉजी कहते हैं और हिंदी में पारिस्थितिकी कहते हैं। तो पारिस्थितिकी में क्या किया जाता है, सजीव एवं निर्जीव जीवों का वातावरण के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसी के अंतर्गत दूसरा हम ब्रांच देखेंगे। तो दूसरा ब्रांच है मार्फोलॉजी। दूसरा ब्रांच है आपका मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी को हिंदी में आकारकी कहते हैं और ये जंतुओं के बाहरी आकार एवं रचना का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि जीवों के बाहरी आकार का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो वो हम बताएंगे मॉर्फोलॉजी। ठीक है। इस मॉर्फोलॉजी को और इसकी दो उपशाखाओं में बांटा गया है। इसका एक है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और दूसरा है एनाटॉमी। तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में हम इसके बाहरी आकृति, माप, रंग एवं बाह्य लक्षणों का अध्ययन करते हैं और साथ ही साथ जो शारीरिकी है इसको इंग्लिश में कहते हैं एनाटॉमी। तो इस एनाटॉमी के अंतर्गत हम शरीर के विविध अंगों की डाइसेक्शन जो सेक्शनिंग करते हैं, उसकी काट देखते हैं, तो उनका प्रदर्शित सकल संरचना का अध्ययन किया जाता है। इसमें तो जो भी सैंपल लिए जाते हैं उनका सेक्शन काटा जाता है और सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से उनका अध्ययन किया जाता है। आगे देखेंगे, इसी की तीसरी शाखा है जिसको हम कहते हैं सूक्ष्म शारीरिकी। सूक्ष्म शारीरिकी में देखेंगे कि सूक्ष्मदर्शियों एवं अन्य आधुनिकी उपकरणों तथा विधियों द्वारा शरीर की सूक्ष्म संरचना का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत और इसको भी 3 उपशाखाओं में बांटा गया है। इसको माइक्रो एनाटॉमी मतलब एक सूक्ष्म ही एनाटॉमी का इसमें अध्ययन किया जाएगा, जिनका आकार बहुत ही सूक्ष्म होता है। ऐसे टिश्यू, सेल्स, ऐसे इनका अध्ययन किया जाता है। तो इसमें जो पहला पॉइंट आता है उसको कहते हैं हम हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में ऊतक विज्ञान इसको हिंदी में कहते हैं और इसमें सूक्ष्मदर्शी द्वारा अंगों की ऊतकी की संरचना इसका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। दूसरा देखेंगे कोशिका विज्ञान या कोशिकी, इसको हम इंग्लिश में साइटोलॉजी कहते हैं। तो साइटोलॉजी जो है इसके अंतर्गत कोशिकाओं का बहुमुखी अध्ययन किया जाता है। कोशिकाएं जो होती हैं, सेल्स होती हैं, सेल के जो ऑर्गन होते हैं, तो उनका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। तीसरा पॉइंट इसी में देखेंगे कि आणविक जीव विज्ञान, इसको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं, जिसमें हमारा सजीव पदार्थ के जो घटक होते हैं, यौगिक होते हैं, उनका हम अध्ययन करते हैं। इनको बायोमॉलिक्यूल्स भी बोला जाता है। तो बायोमॉलिक्यूल्स के अंतर्गत हमारा जो प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है और कई सारे मॉलिक्यूलर पदार्थ होते हैं जो शरीर को निर्मित करने में मदद करते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं कि 3 नंबर का जो हमारा ब्रांच है वो क्या है। तीसरा ब्रांच है, इसको क्रेनियोलॉजी कहते हैं, जो हमारी खोपड़ी का, ये करोटी का इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, जिसको हम इंग्लिश में क्रेनियोलॉजी के नाम से जानते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चौथे नंबर की जो हमारी शाखा है उसको हम कहते हैं न्यूरोलॉजी। और न्यूरोलॉजी में हम सब जानते हैं कि तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। तंत्रिका तंत्र में हमारा जो वर्टेब्री कॉलम होता है, रीढ़ की हड्डी और साथ ही साथ हमारा ब्रेन भी इसके अंतर्गत आ जाता है। तो न्यूरोलॉजी के अंतर्गत हम तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करते हैं। 5 नंबर का देखेंगे कि जिसको कहते हैं सार्कोलॉजी या मायोलॉजी, जिसमें हम पेशियों का अध्ययन करते हैं कि पेशियाँ कितने प्रकार की, उनकी संरचना किस टाइप की है, ये सारी चीज़ें उसमें इसका अध्ययन किया जाता है। 6 नंबर का हम देखेंगे। 6 नंबर में की जो ब्रांच है उसको हम हीमेटोलॉजी कहते हैं और हीमेटोलॉजी में रुधिर एवं रुधिर रोगों का अध्ययन किया जाता है।
जो ब्लड होता है, ब्लड में उत्पन्न होने वाले रोग, जो डिजीज उत्पन्न होती हैं, उसका अध्ययन किया जाता है। 7 नंबर का देखेंगे, इसको कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत हम कंकाल तंत्र का अध्ययन करते हैं। जो हमारे शरीर का कंकाल और हड्डियाँ होती हैं, उन सभी का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम 8 नंबर का, इसको कहते हैं एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी में हमारा जो परिसंचरण तंत्र है, जिसकी खोज हमारे विलियम हार्वे के द्वारा की गई है, कि शरीर में जो परिसंचरण तंत्र होता है, लिम्फ बहता है और ब्लड बहता है, ये पूरे शरीर में संचरण करता है। तो इस तंत्र को हम किसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे? इस शाखा का जो नाम है वो उसका कहेंगे एंजियोलॉजी। ठीक है, आगे देखेंगे 9 नंबर का ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी हमारे जो है, ये इस दंत विज्ञान की एक शाखा है, जिसमें हम दांतों के बारे में, टीथ के बारे में इसका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि ऑर्गेनोलॉजी। ऑर्गेनोलॉजी जो है, इसमें जो हमारे शरीर के अंतर्गत अंग पाए जाते हैं, उन अंगों का विशेष प्रकार से अध्ययन किया जाता है, विस्तृत अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखें 11 नंबर पे कौन सा क्वेश्चन है। 11 नंबर का जो पॉइंट है वो है सिंडेस्मोलॉजी। सिंडेस्मोलॉजी में हम कंकाल, संधियों एवं स्नायुओं का अध्ययन करते हैं। जो जॉइंट्स होते हैं, जो स्नायु होते हैं, लिगामेंट्स वगैरह, टेंडन वगैरह जो होते हैं, जो हमारी मांसपेशियां और हड्डी को हड्डी से जोड़ती हैं और हड्डी को मांसपेशी से जोड़ती हैं, जो लिगामेंट और टेंडन्स का इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, जिसको हम सिंडेस्मोलॉजी के नाम से जानते हैं इस शाखा को। नेक्स्ट है कैरियोलॉजी। कैरियोलॉजी, इसमें हम केंद्रक का अध्ययन करते हैं। जो कोशिका में हमारे केंद्रक पाया जाता है, जो कोशिका का एक बहुत ही अहम पार्ट होता है। 30 नंबर देखेंगे एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी को इसके अंतर्गत हम अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन करते हैं। अंतःस्रावी तंत्र क्या होता है? जो हमारे शरीर में जितने भी हार्मोन्स बनते हैं, तो उन सभी को किस ऑर्गन के द्वारा ये हार्मोन निकल रहे हैं, कहाँ पर क्रियाशील हो रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों का इसमें अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 40 नंबर का जो है, 40 नंबर पे इसका है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में शरीर के विभिन्न भागों की जो कार्य की है, कार्य प्रणाली का इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। और दूसरा है, नेक्स्ट जो नंबर आता है वो है टेक्टोलॉजी। टेक्टोलॉजी में शरीर के संरचनात्मक संगठन का अध्ययन किया जाता है। जो शरीर में जो ऊतक बनते हैं, एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं का जिसका सेम फंक्शन होता है, तो उसके मिलने से ऊतक का निर्माण होता है। तो इसमें शरीर में हमारे कई सारे ऊतक टाइप पाए जाते हैं। तो इन शरीर को संरचनात्मक संगठन का इस टेक्टोलॉजी शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट शाखा की ओर। तो अब जो ये शाखा है 16 नंबर की, 16 नंबर की, इसको हम कहते हैं इथोलॉजी। इथोलॉजी के अंतर्गत हम देखते हैं कि जंतुओं का व्यवहार कैसा है, उसका आचार शास्त्र कैसा है, आचार व्यवहार, तो सभी जीवों के जो व्यवहार प्रणाली है उसको देखते हुए इस शाखा बनाई गई, जिसको हम इथोलॉजी के नाम से जानते हैं। इसमें हम सभी जीवों के व्यवहार के अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 70 नंबर है, उसको हम भ्रूणकी या एम्ब्रियोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो इस शाखा के अंतर्गत होता क्या है? तो इसमें भ्रूणीय परिवर्धन का अध्ययन किया जाता है। जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, जो छोटे से सेल के जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन निषेचन क्रिया के फलस्वरूप जो भ्रूण बनता है, उसका डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है, क्या क्या उसमें परिवर्तन हो रहे हैं, तो इस परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए, डेवलपमेंट का अध्ययन करने के लिए एक शाखा बनाएगी, जिसको हम एम्ब्रियोलॉजी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि 80 नंबर पे क्या है। 80 नंबर पे आपकी जो शाखा है उसको हम जैविकी कहते हैं या फिर ओंटोजेनी कहते हैं। ओंटोजेनी में हम क्या देखेंगे कि ये जंतुओं के लाइफ साइकिल का अध्ययन कराती है। तो लाइफ साइकिल में किसी भी जीव के पूरे जीवन में क्या क्या उसकी परिस्थितियां रही हैं, किस तरीके से वो जीवन व्यतीत करता है, कैसा वातावरण अडॉप्ट करता है, किस तरीके का भोजन करता है, तो ये सारी चीज़ों का इसमें अध्ययन किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसको कहते हैं फाइलोजेनी। फाइलोजेनी इसको हिंदी में जातकी के नाम से भी जानते हैं।
तो इसमें जाति के उत्विकास के इतिहास का अध्ययन किया जाता है फाइलोजेनी के अंतर्गत। जैसे हम सभी जानते हैं कि इसमें जो इस समय मौजूद प्रजातियां हैं उनके पूर्वजों से वे कैसे मैच करती हैं और उनके कौन कौन से लक्षण मैच करते हैं, उनके इतिहास के बारे में जानने की जो शाखा है वो इस शाखा को हम फाइलोजेनी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है वर्गीकी या टेक्सोनॉमी। तो जीव जातियों का नामकरण इसमें किया गया है और इनको वर्गीकरण किया गया है। तो इस शाखा में टेक्सोनॉमी में क्या है, एक जैसे करैक्टर को मैच करने वाले जीवों को अलग अलग शाखाओं में या भागों में बांटा गया है। तो इन भागों में जो बांटने की प्रक्रिया है इसमें एक ये भी रहता है कि जीवों के अध्ययन करने से सरलता हो उसमें। तो ऐसी सरलता को बनाए रखने के लिए एक टेक्सोनॉमी शाखा का निर्माण किया गया और इसके अंतर्गत हम सभी जीवों को अलग अलग कैटेगरी में रखकर उनका विशेष प्रकार के अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के हिंदी में उद्विकास भी कहते हैं। तो इसमें इवोल्यूशन का क्या है, जैसे जैसे प्रजातियां उत्पन्न होती हैं और धीरे धीरे वो नष्ट होती रहती हैं, फिर नई उत्पन्न होती हैं, तो इनमें समय के साथ कहीं ना कहीं परिवर्तन होता रहता है। जैसे मनुष्य की अगर बात करें तो पहले रामापिथेकस जो कई प्रकार के जो होमो हैबिलिस है, ये पहले जो पूर्वज रहे हैं उनके शरीर पे, उनके आकार में और उनके शरीर पे कई प्रकार के बाल, मतलब ढेर सारे बाल पाए जाते थे। लेकिन धीरे धीरे वही अब इस समय देखते हैं जो प्रेजेंट टाइम वर्तमान समय में, तो उनके शरीर में किसी भी प्रकार के कोई भी बाल नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, शरीर में किसी भी प्रकार के जो बाल हैं वो उसकी कहीं ना कहीं कमी आई है। तो ये कहीं ना कहीं इवोल्यूशन का इफ़ेक्ट है, प्रभाव है। तो इन इफ़ेक्टों को अध्ययन करने के लिए एक शाखा बनाई गई जिसको हम इवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट शाखा है हमारी टेटोलॉजी। टेटोलॉजी को हम उपार्जित लक्षणों का अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। उपार्जित लक्षण जैसे एक्वायर्ड लक्षण, जैसे किसी भी वातावरण में रहने के लिए हम जो जीव होते हैं वो क्या करते हैं, अपने शरीर को उसी वातावरण के अनुसार ढाल लेते हैं। तो इन्हीं उसमें कुछ ना कुछ जो परिवर्तन हो जाते हैं, शारीरिक ढांचा बदल जाता है। तो ऐसे ही परिवर्तनों को अध्ययन करने के लिए जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उनको हम क्या टेटोलॉजी के शाखा में इसका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे जीवाश्मिकी। जीवाश्मिकी में हम जो भी जीवाश्म पाए जाते हैं उन फॉसिल्स का अध्ययन करेंगे, जो जीव नष्ट हो गए, पहले से उपस्थित थे पृथ्वी पर और अब जाके नष्ट हो गए हैं और कहीं ना कहीं पत्थरों में, पृथ्वी के नीचे दबे हुए हैं। तो ऐसे जो उनके अवशेष पाए गए हैं उनको हम पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट 24 जो नंबर की हमारी शाखा है, इसको हम देखेंगे कि जीवों के आनुवंशिक लक्षणों एवं इनकी वंशागति का अध्ययन कराया जाता है इसमें, इसको हम जेनेटिक्स कहते हैं। तो जेनेटिक के जो फादर हैं वो ग्रेगन जॉन मेंडल हैं। इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग करके कई सारी जो आनुवंशिक लक्षणों जो लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाते हैं, किस प्रकार उनके कैरेक्टर शो होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, तो इन सब चीज़ों का जो अध्ययन किया गया है वो जेनेटिक्स शाखा के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट देखे हैं प्राणी भूगोल। तो इसको जू जियोग्राफी कहते हैं। तो जू जियोग्राफी में क्या होता है कि पृथ्वी पर जंतुओं के वितरण का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें संपूर्ण पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार का वातावरण पाया जाता है। कहीं पर सर्दी ज़्यादा है, कहीं पर गर्मी ज़्यादा है, कहीं पर स्थल की कमी है, पानी ज़्यादा है, तो ऐसे पेड़ पौधों की कहीं कमी है। तो इस प्रकार उस एरिए में, उस स्थान पर जो भी जीव रहते हैं वो कहाँ पर कैसे जीव जो हैं, कौन कौन सी प्रजातियाँ उस प्रेजेंट टाइम के वातावरण में सर्वाइव कर पा रही हैं और कहाँ पर कौन सी प्रजातियाँ पाई जा रही हैं, उनके वितरण को जो अध्ययन किया गया है वो जू जियोग्राफी के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है ये सुजनन की, इसको यूजेनिक्स कहते हैं। 26 नंबर का जो शाखा है
तो इसमें क्या किया गया है, इसमें आनुवंशिक के सिद्धांतों द्वारा मानव जाति के उन्नति का अध्ययन किया गया है। इसमें क्या है कि जेनेटिक सिद्धांतों को आधार बनाया गया है और उनसे आधार बनाते हुए ही मानव जीवन में कुछ अच्छी प्रणालियाँ, अच्छे जो आविष्कार किए गए हैं जो मानव हित में हों, तो ऐसे आविष्कारों को इसमें हम अध्ययन करते हैं यूजेनिक्स में, और इसको सुजनकी के नाम दिया गया है इस शाखा को। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट शाखा की ओर, जो हमारी 27 नंबर की शाखा है, इसको हम कहते हैं यूथेनिक्स। यूथेनिक्स में पालन पोषण द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे यूफेनिक्स। ये तीनों शाखाएं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में। तो यूफेनिक्स में देखेंगे क्या होता है कि इस कोशिकाओं में जीन, आरएनए, प्रोटीन संश्लेषण की श्रृंखला में इसका जो शाखा है इसमें इसका अध्ययन किया गया है और परिवर्तन करके मानव जाति का उन्नति का अध्ययन किया गया है। कहीं ना कहीं इसमें देखा गया कि जीन में परिवर्तन करके, आरएनए डीएनए में परिवर्तन करके, उसके प्रोटीन प्रक्रिया जो संश्लेषण हो रहा है उसकी प्रक्रिया में परिवर्तन करते जो मानव जाति की उन्नत किस्मों का कहीं ना कहीं उसमें डिजीज़ को ख़त्म करने का काम किया जा रहा है और आगे से नई प्रजातियों को जन्म दिया जा रहा है। तो इन जो परिवर्तन हुए हैं वो इसकी शाखा के अंतर्गत इनका अध्ययन किया गया है, उसको हम यूफेनिक्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट जो है 29 में रेडियो बायोलॉजी या फिर एक्टिनोबायोलॉजी। इसमें क्या है, इसमें देखा गया है कि जीवों पर जो रेडिएशन का प्रभाव किस कदर पड़ रहा है। तो इस शाखा में जीवों पर जो रेडियो एक्टिव किरणें होती हैं, रेडिएशन का प्रभाव होता है, तो वो किस कदर पड़ रहा है, इस शाखा में इसका अध्ययन हम किया जाता है। 30 नंबर में देखेंगे कि पैरासाइटोलॉजी या परजीवी। तो इस शाखा में हम परजीवी का अध्ययन करेंगे जो शरीर के अंदर रहते हैं या शरीर के बाहर रहते हैं। तो ऐसे बाहर रहकर या शरीर के अंदर रहकर उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं तो और रोग भी उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे जीवों को हम पैरासाइटोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। आगे देखेंगे कि 31 जो नंबर है उस पर क्या दिया गया है। तो 31 नंबर हमारा जो है इस पे दिया गया है पैथोलॉजी को हम बड़ी क्लोजली ही उसके बारे में जानते हैं, क्योंकि इसमें रोगों के कारण, प्रकृति, लक्षण, ये सारे चीज़ों के बारे में जाना जाता है। क्योंकि हम उससे कई प्रकार के ब्लड का सैंपल देते हैं जो उसमें मशीनों द्वारा उसकी जांच की जाती है और पता किया जाता है इसमें कौन सा बैक्टीरिया, वायरस एक्टिव है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ट्रोफोलॉजी में जंतुओं के पोषण विज्ञान का अध्ययन किया गया है, जो किस प्रकार के जंतुओं के लिए किस प्रकार का भोजन उपयुक्त है, उपयोगी है। तो ऐसे इस शाखा को कहते हैं ट्रोफोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं विष विज्ञान, जिसको हम टॉक्सिकोलॉजी के नाम से जानते हैं। इसमें कई प्रकार के विषैले सर्प के अलावा और अन्य कीट भी होते हैं, कई ऐसे जंतु भी होते हैं जिनमें कहीं ना कहीं विष पाया जाता है। तो जो विष पाया जाता है उन विष का जंतुओं पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है, तो इस शाखा के अंतर्गत उसका अध्ययन किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे एरोबायोलॉजी में हम देखेंगे कि एयर शब्द पहले से जुड़ा हुआ है। तो इसमें देखेंगे कि एयर में जो उड़ने वाले जीव हैं उनका हम इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा है सरोवर विज्ञान, जिसको हम लिम्नोलॉजी के नाम से जानते हैं, जिसमें हमारे तालाबों में, पोखरों में, झीलों में जो भी जीव हैं उनके बारे में अध्ययन जो होगा वो लिम्नोलॉजी या सरोवर विज्ञान के अंतर्गत होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट शाखा की ओर। नेक्स्ट शाखा हमारी है 36 नंबर पर एंजाइमोलॉजी। एंजाइमोलॉजी में हम एंजाइम का अध्ययन करते हैं कि कौन से प्रकार के एंजाइम, किस टाइप के एंजाइम
किस प्रकार काम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 37 नंबर का जो क्वेश्चन है प्रोटोजूलॉजी। प्रोटोजूलॉजी में जितने भी प्रोटोजोआ के जीव आते हैं उनको हम प्रोटोजूलॉजी शाखा के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, जैसे अमीबा हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, पैरामीशियम इत्यादि। अगली जो शाखा है वो उसको कहते हैं हेलमिन्थोलॉजी। हेलमिन्थोलॉजी में ज़्यादातर ये परजीवी जीव होते हैं, झपटेकृमि पाए जाते हैं, जो प्लेटीहेल्मिन्थीज में पाए जाते हैं। तो ऐसे जीवों को हम हेलमिन्थोलॉजी शाखा के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है कीस्ट सात या इंसेक्ट जो होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है इंटोमोलॉजी के अंतर्गत। अगला जो 40 नंबर की शाखा है उसको मत्स्य विज्ञान कहते हैं। मत्स्य विज्ञान को इंग्लिश में इक्थियोलॉजी कहते हैं। इक्थियोलॉजी में मछली और मछली पालन के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। अगली शाखा देखेंगे, अगली शाखा में आता है सरीसृप विज्ञान। जो रेंगने वाले जंतु हैं, उभयचर हैं और रेप्टाइल्स जो होते हैं, जैसे सर्प हो गया, उभयचर में हमारा हो गया मेढक वगैरह, तो इन सब जीवों का अध्ययन किया जाता है हर्पिटोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट देखेंगे 42 नंबर पक्षी विज्ञान, जिसको ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। इसमें जितने भी पक्षी आएंगे उनका अध्ययन किया जाएगा। नेक्स्ट है मैमोलॉजी। मैमोलॉजी में क्या होता है, इसमें स्तनधारी जीवों का या जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जितने भी ऐसे जीव जो बच्चों को जन्म देते हैं स्तनधारी कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें स्तनधारियों का जीवों का अध्ययन किया जाएगा। नेक्स्ट है मानव शास्त्र। मानव शास्त्र में एंथ्रोपोलॉजी इसको इंग्लिश में कहते हैं, जिसमें मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन किया जाता है। आगे देखेंगे 45 नंबर में है मोलस्क विज्ञान। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको मेलेकोलॉजी या कॉन्कोलॉजी के नाम से जानते हैं, जिसके ऊपर कवच पाया जाता है, जैसे सेल पाया जाता है, जैसे मोलस्का, जैसे घोंघा हो गया, सीपी हो गया। तो इस टाइप के जो जीव हैं वो सब मोलस्का संघ में पाए जाते हैं और इसकी शाखा को हम मेलेकोलॉजी या कॉन्कोलॉजी के नाम से जानते हैं। अब हम आगे कुछ अन्य शाखाएं हैं उनके बारे में देखेंगे। नया जो है ये इसका है ऑफियोलॉजी। ऑफियोलॉजी जो शाखा है इसमें हम सर्प विज्ञान के बारे में अध्ययन करते हैं। जो सर्प जो स्नेक्स होते हैं उसकी शाखा है ये। 47 नंबर में देखेंगे कि इसमें क्या दिया गया है। ये हमारी जो नए उपखंड हैं और इस समय जो वर्तमान समय में इन सब चीज़ों की ज़्यादा डिमांड है, इस सब शाखाओं पे ज़्यादा वर्क चल रहा है, तो उन शाखाओं के बारे में भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसमें हम देखेंगे कि जीव रसायन विज्ञान। जीव रसायन विज्ञान को बायोकेमिस्ट्री के नाम से जानते हैं, जिसमें जो हमारे शरीर में संरचनात्मक और क्रियात्मक जो केमिकल्स होते हैं, एंजाइम वगैरह काम करते हैं, हार्मोन्स वगैरह काम करते हैं, तो ये इनकी क्रियाकलाप के बारे में इसमें इस शाखा में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट जो है इसको कहते हैं जीव भौतिक विज्ञान, जिसको बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स में हमारे भौतिक सिद्धांतों के आधार पर जीवन का या जैव क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। 49 नंबर पे सीरम विज्ञान, जिसको हम सीरोलॉजी के नाम से जानते हैं। जो रुधिर सीरम का अलग किया जाता है अन्य रिसर्च के लिए, तो ये इसमें ब्लड सीरम का अध्ययन किया जाता है, जिसकी शाखा है सीरोलॉजी। 50 नंबर पे आता है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में हमारा जो शरीर है इन्फेक्शन जो हो जाता है शरीर में, उसके विरुद्ध हमारी जो सुरक्षा प्रणाली है वो किस प्रकार काम करती है, तो इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट जो है इसको कहते हैं मनोजीव विज्ञान, जिसको साइकोबायोलॉजी कहते हैं। साइकोबायोलॉजी के अंतर्गत जंतुओं की मनोवृत्ति का अध्ययन किया जाता है
कि जंतु की मानसिक स्थिति कैसी है, उनके वो वातावरण से किस प्रकार कनेक्ट करते हैं। तो इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम साइकोबायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा ये लास्ट शाखा है जिसको हम सूक्ष्म जैविकी या माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में ऐसे जीवों का अध्ययन किया जाता है जिनको हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते, जैसे कि वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया। तो इन सब जीवों को हम सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से ही देख सकते हैं। तो इस जीवों को अध्ययन करने के लिए एक शाखा बनाएंगे जिसको हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। तो आज के वीडियो में लगभग हमने 52 क्वेश्चन कवर किए हैं और ये क्वेश्चन सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं। तो कंप्लीट वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।